मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम एक न्यू टॉपिक लेते हैं चैप्टर नंबर 2 का, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका संबंध। ये और मैथमेटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रिलेशन, ठीक है। संबंध को हम क्या कहते हैं? रिलेशन। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता कैसे है, वो सब हमने पिछले लास्ट वीडियो में सीख लिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में संबंध, रिलेशन होता क्या है, तो आइए पहले रिलेशन की डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक है। तो रिलेशन होता क्या है? दो अरिक्त समुच्चय ए से बी में संबंध कार्तीय गुणन। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा ना, ठीक। तो उसी को हम क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक ऐसा उपसमुच्चय होता है। तो सबसे पहले मेन चीज हमने क्या पढ़ी कि दोनों के दोनों सेट नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, अर्थात ए और बी हमारे नॉन एम्प्टी सेट होंगे। अब ए से बी में जो हमारा संबंध होगा वो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का क्या होगा? एक उपसमुच्चय होगा। क्या होगा? एक उपसमुच्चय होगा। अब बट उपसमुच्चय एक विशेष प्रकार का होगा, एक खास उपसमुच्चय होगा, ठीक है। एक ऐसा उपसमुच्चय होता है जिसमें ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय अवयव अर्थात रिलेशन में होगा क्या? ए क्रॉस बी के, अब ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है, तो ए क्रॉस बी में हमारे एलिमेंट कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर होंगे, अर्थात क्रमित युग्म के फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब क्रमित युग्म के फॉर्म में अगर हमारे एलिमेंट हैं, अर्थात x, y फॉर्म में होंगे, समझ में आ गया? ये पहला अवयव हो गया x और y क्या हो गया? द्वितीय अवयव हो गया, अर्थात पहला तथा दूसरा अवयव, ठीक है। पहले तथा क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय अवयवों के मध्य कर देते हैं। अवयवों के मध्य एक संबंध स्थापित होगा। ये हमारी रिलेशन की क्या है? एक परिभाषा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है रिलेशन की। तो क्या कहा हमने कि दो अरिक्त समुच्चय होंगे, अर्थात नॉन एम्प्टी सेट। क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट इसलिए होंगे, अगर ए और बी अगर रिक्त समुच्चय होंगे तो ए क्रॉस बी के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये तो कॉमन सी चीज है ना। तो इसलिए ए और बी हमारे नॉन एम्प्टी सेट होंगे, और जो नॉन एम्प्टी सेट होंगे उनका जो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी होगा उसका एक उपसमुच्चय होगा। कौन? रिलेशन। अब ए क्रॉस बी होगा तो ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होंगे, अर्थात क्रमित युग्म के रूप में होंगे, अर्थात x, y के फॉर्म में होंगे, ठीक है। जिनमें ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के, अब ए क्रॉस बी के क्रमित युग्म x और y, xy एक क्रमित युग्म बन गया, तो इसका ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया और ये कैसा एलिमेंट हो गया? सेकेंड एलिमेंट हो गया। तो दोनों अवयवों के मध्य एक संबंध क्या होगा? स्थापित होगा। एक खास संबंध बनेगा, किसके बीच में? x और y के बीच में एक विशेष संबंध बनेगा। तो ऐसा विशेष संबंध हमारा क्या कहलाएगा? एक रिलेशन बनाएगा, ठीक है, ठीक। तो यहां से हमने एक चीज सीखा कि जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। क्यों? क्योंकि उसने कहा क्या? दो अरिक्त समुच्चय ए और बी का एक उपसमुच्चय होगा, अर्थात अरे ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होगा, तो इट मीन्स जो रिलेशन होगा, अर्थात संबंध आर, संबंध को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से, ठीक है। क्योंकि रिलेशन का आर लिया हुआ है, आर कहीं पर भी लिखा होगा तो आर एक तो रियल नंबर होता है
और एक आर जो होता है वो किसके लिए इंडिकेट होता है, संबंध। तो जो संबंध आर होगा वो एक उपसमुच्चय होगा अर्थात सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, यही तो इसकी डेफिनेशन कह रही है। ठीक, आइए एक दूसरी डेफिनेशन और लेते हैं इसकी। ठीक, तो अब इसकी हम मैथमेटिकल डेफिनेशन लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि रिलेशन जो है वो ए से बी में, ए से बी में एक संबंध अर्थात जो रिलेशन है उसकी डायरेक्शन क्या है, ए से बी है। ठीक है, सेट ए से बी में, ए से बी में एक संबंध आर, एक संबंध आर अर्थात जो रिलेशन होगा, ठीक है, जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ए से बी में बनेगा, ए से बी में एक संबंध आर। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, रिलेशन ए टू बी अर्थात रिलेशन की डायरेक्शन है ये, अर्थात रिलेशन बनना है कहाँ से, ए से बी की ओर को बनना है। अर्थात पहला अवयव ए का होगा, दूसरा अवयव बी का, अर्थात जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। ठीक है, तो ए से बी में एक संबंध आर, आर बराबर होगा, आर जो होगा क्या कहा हमने, आर जो होगा ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है। तो इसका मतलब रिलेशन आर जो बनेगा एक समुच्चय बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि उपसमुच्चय है तो उपसमुच्चय भी तो एक समुच्चय है। अब लेकिन ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा तो इसका मतलब रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो किस रूप में आएंगे, क्रमित युग्म के रूप में आएंगे। तो रिलेशन के अंदर मेरा एलिमेंट क्या आ गया, एक्स कोमा वाई आ गया, सच दैट एक्स एलिमेंट किसका होगा, ए का होगा पहला सेट, और वाई एलिमेंट किसका होगा, दूसरा सेट, सेट बी का होगा, दूसरा सेट बी है। ठीक है, तथा फिर क्या कह रहा है कि मध्य क्रमित युग्म के प्रथम तथा द्वितीय अवयव के मध्य एक संबंध स्थापित होगा, अर्थात x और y के बीच में एक रिलेशन होगा। अर्थात x और y का मतलब क्या हुआ कि x जो है क्रमित युग्म का जो पहला अवयव x है वो रिलेटेड होगा। रिलेटेड का मतलब एक संबंध में बधा होगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, एक खास परिभाषा के अकॉर्डिंग, कोई ना कोई एक डेफिनेशन दी होगी। अरे जैसे दे देगा x प्लस वाई बराबर 5 या x इज ग्रेटर देन y, इस टाइप से कोई भी एक संबंध दिया हो सकता है। ठीक है, तो एक खास डेफिनेशन के द्वारा x और y एक दूसरे से क्या हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे। तो ये हमारी एक संबंध की क्या है, परिभाषा है। ठीक है, आइए भाई संबंध को समझते हैं, हर एक टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन आपको नोट होगी ना, तो इसमें आपको मेन पॉइंट नोट रखना है कि जो रिलेशन बनेगा वो सेट ए से बी, क्योंकि ए से बी में बनना है संबंध ना, तो ए से बी में बनना है, तो रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा, क्योंकि संबंध ए से बी में बनना है। तो ए से बी का मतलब ए के अवयवों को जोड़ेगा, किसके अवयवों से, बी के अवयवों से जोड़ेगा। अरे सेट ए के अवयव को सेट बी के अवयव, क्योंकि ए से बी में संबंध, तो ए से बी में संबंध का मतलब क्या हुआ कि सेट ए के अवयवों का जुड़ाव दिखाएगा किससे, बी के अवयवों से। तो इसका मतलब ए के अवयवों का जुड़ाव बी के अवयवों से दिखाएगा, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक क्या बन गया, ऑर्डर्ड पेयर बना। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हुआ, एक्स कोमा वाई हम लिखते हैं ना, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हुआ कि एक्स ने वाई से क्या दिखाया, एक संबंध दिखाया। जैसे मैं लिख दूं 1,2 लिख देता हूं, तो इसका मतलब एक अवयव का संबंध किससे है, 2 से है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनता है क्रमित युग्म, क्रमित युग्म किसको दिखाता है, एक प्रकार से संबंध को ही दर्शाता है। तो क्रमित युग्म का मीनिंग क्या है, एक रिलेशन है, अर्थात 2 अवयवों के मध्य एक संबंध दिखा रहा है। अर्थात एक का संबंध किससे, 2 से, x का संबंध किससे, y से। ठीक है, अब y का संबंध x से नहीं कहेंगे, x का संबंध y से कहेंगे, क्योंकि x जो है क्रमित युग्म के पहले अवयव का संबंध दूसरे से दिखा रहा है। अर्थात पहला अवयव किससे जुड़ेगा, दूसरे अवयव से जुड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो इसको नोट रखना है। ठीक है, आइए अब एक बार एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। ठीक, जो भी डेफिनेशन है वो है, इसको नोट कर लेंगे। अब मैं आता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज दैट मेरे पास सेट ए इक्वल है 1,2, ठीक है, एक सेट बी इक्वल है 3,4, तो मेरे को कितने सेट दे रखे हैं, 2 सेट दे रखे हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। तो पहले आते हैं ए क्रॉस बी बनेगा क्या क्या, सब बच्चे ध्यान देंगे। तो ए क्रॉस बी बनाना सबको आता है ना, तो क्या बनेगा 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4।
4, ये हमने क्या निकाला, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो इसके अंदर क्या आ गया, हमारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए, अर्थात क्रमित युग्म, एक का संबंध 3, एक का संबंध 4, दो का संबंध 3, दो का संबंध 4। ये एक क्रमित युग्मों के मध्य बनने वाला क्या है, एक संबंध। क्रमित युग्म दो अवयवों के मध्य एक संबंध दर्शाता है, अर्थात एक का संबंध 3, एक का संबंध 4, दो का संबंध 3 और दो का संबंध 4। अर्थात ए क्रॉस बी ने हमको क्या इंडिकेट कर दिया कि सेट ए के अवयव सेट बी के अवयवों से कितने प्रकार से जुड़ सकते हैं। तो यही तो हुआ कि ये हमारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकल गई, अर्थात एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 से जुड़ेगा, एक 4 से जुड़ेगा। अब इसके अलावा एक किसी अन्य एलिमेंट से जुड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि है ही नहीं सेट ए से बी में, है नहीं। ऐसी 2 3 से जुड़ेगा, 2 4 से जुड़ेगा। अब 2 अन्य किसी और से जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता है। तो इसका मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो हमारे क्या दिखा रहे हैं, क्रमित युग्म के जो अवयव हैं वो दोनों अवयव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब आइए, तो पहले सेट ए हो गया, बी हो गया, तो मैंने क्या निकाल लिया, ए क्रॉस बी निकाला। अब आइए मैं एक रिलेशन बनाता हूँ। एक रिलेशन मेरा R1 बन गया, R1 रिलेशन बना x, y। पहले मैं इसका एक डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। सच दैट x एलिमेंट किसका है, a का है, और y एलिमेंट किसका है, b का है। ठीक है, तथा मैंने यहाँ पर क्या कह दिया, x इज स्मॉलर देन y कह दिया। अर्थात आपका जो पहला वाला रिलेशन है इसके अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनमें पहला ऑर्डर्ड पेयर सेट ए का होगा और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर सेट बी का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब रिलेशन की डायरेक्शन क्या हो रही है, ए से बी हो रही है। अरे ए से बी के अवयवों का जुड़ाव हो रहा है, अर्थात जो रिलेशन बनना है वो किससे बनना है, ए के अवयवों का बी के अवयवों से बनना है। ठीक है, अब इस रिलेशन के अंदर क्रमित युग्म के दोनों अवयवों की खासियत क्या है कि पहला अवयव हमेशा दूसरे वाले अवयव से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक, अब सेट ए है, सेट बी है, तो अब R1 आपका क्या क्या बनेगा देखेंगे। तो पहला अवयव हमेशा दूसरे अवयव से क्या रहेगा, छोटा रहेगा ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, पहला वाला तो क्या आएगा इस रिलेशन में, 1,3 आएगा। देखो 1,3 आ गया, पहला अवयव 1 जो है वो बी के अवयव 3 से क्या है, छोटा है। 1,4 आ गया, 2,3 आ गया, और 2, क्या आ गया, 4 आ गया। तो मेरा रिलेशन ये बन गया कि जो पहला वाला x है, देखो हर जगह पर पहला वाला x है वो दूसरे वाले y से क्या है, छोटा है। और x एलिमेंट सेट A के अंदर ही आया है। देखिए x x x 2 2 ये A के अंदर आया है ना, 1 और 2। और जो दूसरा अवयव y है 3 4 3 4 ये सेट B के अंदर आया है। और सारे के सारे x जो हैं अर्थात पहले अवयव जो हैं वो दूसरे वाले अवयव से क्या हैं, छोटे हैं। क्लियर। अब आते हैं एक इसी सेट A से B में एक संबंध R2 बनाते हैं। ये पहला संबंध बन गया। एक दूसरा संबंध R2 बनाते हैं। R2 इक्वल हो गया x, y सच दैट y इक्वल x प्लस 2 है। y इक्वल क्या ले लिया मैंने, x प्लस 2। ठीक है, तो R2 इक्वल क्या क्या आएगा देखेंगे। तो x एलिमेंट, हाँ, और एक चीज और ख्याल है कि x एलिमेंट सेट A का होगा और y एलिमेंट किसका होगा, सेट B का होगा। तो अब ध्यान दीजिए सेट A के अंदर क्या है, 1 और 2 है। तो इसका मतलब x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, 1 और 2 ही होंगी। और y की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, y एलिमेंट B का है तो y की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, 3 और 4 ही होंगी ना। तो अब आपने इसके अंदर एलिमेंट चेक करने, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, देखिए x से 2 ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा का मतलब 1,3 आ गया। ठीक हो गया। अब अगर x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू क्या हो गई 2, तो y की वैल्यू क्या होगी 2 + 2 = 4 हो गई। क्लियर। तो अब देखिए इस A क्रॉस, ये जो R2 के अवयव 1,3 आया है वो A क्रॉस B के अंदर है कि नहीं है। देखिए 1,3 इसके अंदर भी है, 2,4 इसके अंदर भी है कि नहीं। और कोई एलिमेंट आएगा A क्रॉस B का इसके अंदर, नहीं आएगा, केवल 1,3 और 2,4 ही आएंगे। ठीक है। अब आते हैं तीसरा वाला सेट। तो तीसरा वाला सेट मैंने तीसरा वाला रिलेशन बना दिया R3। R3 रिलेशन क्या बनाया मैंने, x, y सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ A है और y इज द एलिमेंट ऑफ B है एंड x इज ग्रेटर देन y है। ये देखिए अब x जो है y से बड़ा है।
अब देखते हैं R3 रिलेशन के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो A क्रॉस B के अंदर से एलिमेंट छांटिए जिनमें पहला वाला x दूसरे वाले y से छोटा है। बताइए कोई एलिमेंट आएगा। एक जो है वो 3 से क्या है, देखो पहला वाला जो x जो होना है वो y से बड़ा होना है। एक जो है 3 से बड़ा नहीं है तो रिलेशन R3 के अंदर नहीं आएगा। एक जो है 4 से बड़ा नहीं है तो रिलेशन R3 के अंदर नहीं आएगा। दो जो है 3 से छोटा, दो जो है 3 से बड़ा नहीं है, क्योंकि इसको ध्यान में रखना है, तो इस R3 के अंदर नहीं आएगा। दो 4 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये रिलेशन, ये क्रमित युग्म भी मेरे रिलेशन R3 के अंदर नहीं आएगा। तो इसका मतलब कोई भी A क्रॉस B के अंदर कोई भी ऐसा क्रमित युग्म नहीं है जिसमें पहला वाला जो x है, क्रमित युग्म का पहला अवयव जो x है वो दूसरे वाले अवयव y से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब रिलेशन R3 इक्वल क्या बन गया, मेरा 5 बन गया, अर्थात एक रिक्त संबंध बन गया है। क्लियर। तो इसका मतलब हमने देखा कि अब थोड़ा सा गैस कीजिए क्योंकि इतना समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, जो R1 मेरा आया, R1 आया ना, क्या R1 जो है वो A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय है कि नहीं है। आप एक बार समझिए इसको, क्या R1 के सारे अवयव A क्रॉस B के अंदर मौजूद है कि नहीं है, है। क्यों, 1 3 1 4 2 3 2 4 इसी के अंदर है। ठीक, अब देखिए जो R2 है, क्या R2 जो रिलेशन है वो A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय है कि नहीं है, है। देखिए R2 1 3 इसके अंदर है, 2 4 इसी के अंदर मौजूद है, तो ये भी इसके अंदर, ये भी R2 जो रिलेशन है वो भी A क्रॉस B का क्या है, एक उपसमुच्चय है। अब देखिए जो R3 है रिलेशन, वो क्या A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय है कि नहीं है, है। क्यों, क्योंकि R3 जो है एक रिक्त संबंध है, एक रिक्त समुच्चय बना है ना। R3 जो है एक रिक्त समुच्चय बना है, और रिक्त समुच्चय जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान देंगे कि अगर किसी भी समुच्चय से किसी दूसरे समुच्चय में अगर कोई संबंध बनेगा तो वो संबंध जो होगा वह उन दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन का क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा। अर्थात अगर मैं सेट A से B में एक संबंध बनाऊंगा, तो वहां पर जो रिलेशन बनेगा वो हमेशा A और B के कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय 100% होगा। ठीक है, और हमने एक चीज कहा था, क्लियर है, पहले इतना क्लियर हो गया ना, कि जो रिलेशन होगा वो A क्रॉस B का ही क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा। अर्थात दिए गए जो सेट हैं, है नी, उन सेटों के कार्तीय गुणन का ही क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा। ठीक, दूसरा हमने क्या कहा था कि रिलेशन जो होता है वो ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसमें क्रमित युग्म के दोनों अवयव एक दूसरे से क्या होते हैं, एक खास परिभाषा से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे R1 रिलेशन बनाया ना, तो R1 के अंदर जो क्रमित युग्म के दोनों अवयव थे वो एक खास परिभाषा से जुड़े थे। वो खास परिभाषा क्या थी कि पहला वाला अवयव दूसरे वाले से क्या है, छोटा है। R2 जो है एक रिलेशन बना, एक खास रिलेशन बना। क्यों, क्योंकि इसमें क्रमित युग्म के जो दोनों x और y हैं वो एक दूसरे से एक खास परिभाषा y इक्वल x+2 के द्वारा जुड़े हैं ना, जिनमें दूसरा वाला अवयव पहले वाले अवयव से 2 ज़्यादा है। ठीक है, तीसरा वाला रिलेशन में क्रमित युग्म के दोनों अवयव एक दूसरे से एक खास परिभाषा के द्वारा जुड़े हुए हैं। वो खास परिभाषा क्या है कि पहला वाला अवयव दूसरे वाले अवयव से क्या होगा, बड़ा होगा ना। बट मेन चीज क्या है कि जो रिलेशन हमारे बन रहे हैं इस सेट A से इस सेट B में, कोई भी डेफिनेशन अगर हम लगाएं, कोई भी एक खास संबंध बनाए ना, अलग अलग सब में अलग अलग प्रकार के रिलेशन बन रहे हैं, अलग अलग प्रकार से क्या है, जुड़ाव हो रहा है नी। तो R1 में अलग टाइप से हो रहा है, R2 में अलग, R3 में अलग अलग डेफिनेशन है सबकी रिलेशन की ना। तो इसमें हुआ क्या कि R1, R2 और R3 जो है सेट A से B में एक संबंध बना, तो R1 के अंदर भी एलिमेंट A क्रॉस B के ही अंदर से आएंगे, और R2 के अंदर एलिमेंट भी A क्रॉस B के अंदर से ही आएंगे, और R3 के अंदर भी एलिमेंट A क्रॉस B के अंदर से ही आएंगे ना। तो इसका मतलब जो हमारे R1, R2 और R3 बना वो A क्रॉस B का ही क्या बनेगा, एक उपसमुच्चय बनेगा। ठीक है, अब R3 जो है 5 बन गया, इसका मतलब एलिमेंट तो A क्रॉस B के अंदर से कुछ भी नहीं आया। बट मेन डेफिनेशन क्या थी उपसमुच्चय की, कि रिक्त समुच्चय जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। अर्थात रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय के अंदर ऑटोमेटिक मौजूद होता है।
क्लियर? तो ये आपने नोट रखना है, ठीक है। चलिए अब आइए इस पर एक मैं आपको ऑप्शनल प्रश्न देता हूं, ठीक है, और ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन है, ठीक है, यदि सेट ए में n अवयव हैं, या इसको थ्योरम कह देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, थ्योरम है। यदि सेट ए में n अवयव हैं तथा सेट बी में m अवयव हैं, तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या तो ए से बी में संबंधों की कुल संभावित संख्या क्या होगी, 2 की पावर m इंटू n होगी, ठीक है। अर्थात कितने रिलेशन आप बना सकते हो, जैसे मैंने एक लास्ट एग्जांपल में बनाया था ना, ए सेट लिया हुआ था, बी सेट लिया था, तो मैंने कुछ 3 प्रकार के रिलेशन बनाए थे, R1, R2 और R3 बनाए थे ना। तो ऐसे तो 3 बन गए थे, और भी बन सकते हैं, तो R4, R5, R6, तो आखिर कितने संबंध हमारे बनेंगे। तो वो थ्योरम क्या कहता है, 2 की पावर क्या होगी, m इंटू n होगी। अब क्यों हुई, इसका रीजन है, ठीक है। चूंकि सेट ए में अवयव बराबर क्या होंगे, अवयव बराबर हमारे कितने हैं, n। सेट बी में अवयव बराबर कितने हैं, n है। इसलिए a क्रॉस बी में अवयव कितने होंगे, a क्रॉस बी में अवयव बराबर क्या होंगे, m क्रॉस n बराबर क्या होंगे, mn अवयव हो जाएंगे। तो हमने क्या निकाला, सेट a क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, mn अवयव आ गए, क्लियर। अब सेट a क्रॉस बी में mn अवयव आ चुके हैं, बट आपने क्या पढ़ा था, बिकॉज आपने यहाँ पर पढ़ा था रिलेशन इज द सबसेट ऑफ क्या होता है, a क्रॉस बी। अर्थात जो संबंध R बनेगा वो a क्रॉस बी का ही क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब a क्रॉस बी के जितने उपसमुच्चय होंगे उतने ही मेरे क्या बनेंगे, संबंध बनेंगे। क्यों, क्योंकि अरे रिलेशन जो है a क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, तो a क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय बनेंगे, वही रिलेशन बन गया। तो मैं क्या लिखूंगा, इसलिए a क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 2 टू दी पावर ऑफ 2 की पावर n। अब n की वैल्यू कितनी है, a क्रॉस बी में mn अवयव हैं, a क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, mn अवयव हैं। तो a क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर mn। अब चूंकि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस बी है, इसलिए सेट a से b में संबंधों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर mn। यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सेट a से b में टोटल हमारे कितने रिलेशन बनेंगे, 2 की पावर mn बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा एक टेक्निकल चीजें सीखते हैं थोड़ा सा, और ध्यान देंगे, ठीक है। यदि a व b दो अरिक्त समुच्चय हैं, दो क्या हैं, अरिक्त समुच्चय हैं, तब a से b में एक संबंध R बराबर हमको दे रखा है x, y, ठीक है, सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ a है और y इज द एलिमेंट ऑफ b है, वह x रिलेटेड टू क्या है, y है। अर्थात x और y एक दूसरे से किसी एक खास परिभाषा के द्वारा क्या हुए हैं, जुड़े हैं, ठीक। तो दिख तो रहा होगा ना। तो इसमें कह क्या रहा है कि सेट a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब हमको क्या दिया हुआ है
कि सेट ए से बी में एक संबंध दिया हुआ है, तो सेट ए से बी में एक संबंध आर इक्वल क्या दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स एलिमेंट ए का है, वाई एलिमेंट बी का है और एक्स रिलेटेड टू क्या है, वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें क्या है, बिकॉज रिलेशन की जो डायरेक्शन है, रिलेशन मैपिंग ए टू बी, रिलेशन की डायरेक्शन क्या है, ए से बी की ओर को बना है, दिशा क्या है, ए से बी है। ठीक है, तो ए से बी अगर रिलेशन की दिशा है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ें क्या है कि क्रमित युग्म क्या बना हुआ है, एक्स और वाई बना हुआ है ना, देखिए क्रमित युग्म एक्स और वाई बना हुआ है ना, तो एक्स जो है वो क्रमित युग्म का क्या है, पहला अवयव है, एक्स जो बना हुआ है वो क्रमित युग्म का पहला अवयव हुआ, और वाई जो है क्रमित युग्म का कैसा अवयव है, दूसरा अवयव है। तब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इसलिए क्रमित युग्म के सभी प्रथम एक्स अवयव, ठीक है, अर्थात रिलेशन के अंदर, ठीक है, आर में, या इसको हम लिख देते हैं आर में क्रमित युग्म के सभी प्रथम एक्स अवयव क्या कहलाएंगे, एक्स अवयव प्रांत, क्या कहलाएंगे, प्रांत। इसको हम कहते हैं डोमेन, डोमेन है। ठीक है, क्रमित युग्म आर, देखिए रिलेशन में क्रमित युग्म के सभी प्रथम एक्स अवयव मेरे क्या होंगे, प्रांत, जिसको हम क्या कहते हैं, डोमेन होंगे। ठीक है, ऐसे आएगा आर में क्रमित युग्म के सभी दूसरे, या द्वितीय लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा शुद्ध लैंग्वेज लिखते हैं, सभी द्वितीय वाई अवयव क्या कहलाएंगे, इसके सहप्रांत, नहीं, सभी द्वितीय वाई अवयव क्या कहलाएंगे, परिसर। इसको हम कहते हैं रेंज, रेंज है। तो इसका मतलब आर में आने वाले जो रिलेशन के अंदर जो क्रमित युग्म आएंगे, रिलेशन के अंदर आने वाले क्रमित युग्म का दूसरा वाई अवयव क्या कहलाएगा, हमारा परिसर कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं, चूंकि रिलेशन बना कहाँ से है, सेट ए से बी में बना है ना, तो ए पहला वाला सेट और बी दूसरा वाला सेट हो गया, तो क्या लिखेंगे, पूरा सेट ए, पूरा सेट बी, सॉरी, ठीक है, पूरे का पूरा सेट जो बी है, पूरे का पूरा जो सेट क्या है, बी है, पूरा सेट बी क्या कहलाएगा, सहप्रांत कहलाएगा, सहप्रांत। इसको हम कहते हैं कोडोमेन, कोडोमेन होगा। क्लियर, तो इसको आपने थोड़ा सा नोट रखना है, ये टेक्निकल वर्ड है थोड़े से, कि जो भी हमारा रिलेशन बनेगा, अगर रिलेशन की दिशा क्या है, ए से बी में है, ए से कहाँ है, बी में, तो दूसरा वाला जो सेट बी होगा वो पूरे का पूरा सेट बी क्या कहलाएगा, हमारा सहप्रांत कोडोमेन होगा। ठीक हो गया। और रिलेशन के अंदर आने वाले सारे के सारे पहले एक्स अवयव क्या होंगे, हमारे प्रांत, डोमेन होंगे। और क्रमित रिलेशन में आने वाले क्रमित युग्म के सभी द्वितीय वाई अवयव क्या कहलाएंगे, परिसर, रेंज होंगे। ठीक है, तो ये आपके थोड़े से टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको आपने नोट रखना है। ठीक, आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, और इसका हम थोड़ा सा तीर आरेख भी बनाएंगे एक बार, ठीक, समझेंगे। यदि हमको एग्जाम्पल है, सेट ए इक्वल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 कॉमा डैश 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 डैश, कहाँ तक दिए हुए हैं, 15 तक दिए हुए हैं। ठीक है, ए इक्वल ये दिया हुआ है, तो ए से ए में, ए से ए में, अब देखिए यहाँ पर बी सेट नहीं है, बी सेट का काम कौन कर रहा है, सेट ए ही कर रहा है। तो ए से ए में एक संबंध आर इक्वल दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स एलिमेंट भी सेट ए का है और वाई एलिमेंट भी सेट ए का ही है, और एक्स प्लस वाई इक्वल मेरा है कुछ ले लेते हैं 12 है 12। तो इसका मतलब इस रिलेशन की डेफिनेशन क्या कह रही है, खास डेफिनेशन है, इस सेट ए से ए में बनने वाला जो संबंध है उसमें एक रिलेशन की खास डेफिनेशन है कि इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई आ रहे हैं, इसमें एक्स अवयव भी ए का है, वाई अवयव भी ए का है, और जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई हैं इन दोनों का योगफल कितना होना है, 12 होना है। पहला क्रमित युग्म धन दूसरा क्रमित युग्म बराबर 12। ठीक, तो हमने रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो इसलिए
आर निकालेंगे ना, आर निकालने के लिए पहले एक्स और वाई का एक रिलेशन देखते हैं। बिकॉज एक्स प्लस वाई इक्वल 12 है, सो वाई इक्वल क्या आ जाएगा, ये एक्स इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस, तो एक्स माइनस नहीं 12 माइनस क्या हो जाएगा एक्स। तो हमने वाई की संभावित पॉसिबल वैल्यू निकाल ली। क्यों, वाई की क्या निकाल ली, एक पॉसिबल वैल्यू निकाल ली है। तो वाई की एक पॉसिबल वैल्यू निकल गई, तो इसलिए हम यहाँ से वैल्यू रखेंगे। सो आर इक्वल, अब आपका रिलेशन क्या बनेगा, एक्स है तो y क्या होगा 12 माइनस एक्स होगा, और x कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, किसके अंदर से, सेट A के अंदर से। ठीक है, तो रखेंगे x अगर 1 है, क्यों, अरे यार ऐसे दिक्कत हो रही तो यहाँ से रखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब x जो है A के अंदर का एलिमेंट है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल 1, तो y इक्वल क्या बनेगा, देखिए निकालते रहिए। x अगर 1 है तो y कितना आएगा 12 माइनस 1 11 आ गया। x इक्वल 2 आया तो y इक्वल क्या आएगा, अरे 12 में से 2 माइनस कीजिए 10। x इक्वल 3 है तो y इक्वल क्या आ जाएगा, y इक्वल 12 में से 3 माइनस किया 9, नहीं कितना होगा, हाँ 9 होगा। x इक्वल 4 तो y इक्वल कितना आएगा, y इक्वल 8, अरे 12 माइनस 4। x इक्वल 5 तो y इक्वल कितना आ जाएगा 7। x इक्वल 6 तो y इक्वल कितना आएगा 6। x इक्वल 5 नहीं 7 तो y इक्वल कितना आएगा 4। ठीक, नहीं y इक्वल 5। x इक्वल 8 तो y इक्वल कितना आएगा 4। ठीक, x इक्वल कितना आएगा 8 आ गया, 15 तक का हो सकता है x, x 8 हो गया, x 9 आ गया, तो y इक्वल कितना होगा, y इक्वल निकालिए 12 माइनस 9 इज 3, x इक्वल 10 नहीं हाँ 10, तो y इक्वल कितना आएगा 2, अरे 12 माइनस 10 2। x इक्वल 11 तो y इक्वल कितना आएगा 1। x इक्वल 12 तो y इक्वल कितना आएगा, निकालिए 0। x इक्वल 13 तो y इक्वल कितना आएगा, y इक्वल 13, क्यों x में 13 भी ले रहा हूँ, क्यों 13 हो सकता है x, तो y इक्वल कितना आएगा 12 माइनस 1। x इक्वल 14 तो y इक्वल कितना आया -2, अरे यहाँ वैल्यू रखते रहिए ना y की। x इक्वल 15 तो y इक्वल कितना आएगा 12 माइनस 15 इज -3 आ गया। तो ये मेरे x की सारी पॉसिबल वैल्यू हो गई, क्योंकि x एलिमेंट A का है। ठीक है, तो आपको सारा का सारा मिल गया, x 1 है तो y क्या क्या है। तो अब इसको अगर हम रिलेशन में लिखना चाहें तो रिलेशन R इक्वल क्या बन जाएगा 1,11, 2,10, 3, कितना होगा 9, फिर अगला कितना है 4,8, नेक्स्ट 5, कितना हुआ 7, 6,6, 7,5, 7,5, 8, कितना हुआ 4, ठीक 9,3, 10,2, 11, कितना हो गया 1, ठीक। अब 12,0, अब 12,0 में एक फॉल्ट हो गया, हमारा गलत हो गया ना 12,0, क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या है कि y एलिमेंट भी सेट A का ही होना है, y एलिमेंट भी किसका है सेट A का है, बट सेट A के अंदर तो 0 आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब 12,0 वाला ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर नहीं आएगा। अब 13,-1 भी नहीं आएगा, क्योंकि y एलिमेंट -1 तो A के अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी नहीं आएगा। 14,-2 नहीं है, 15,-3 ये भी नहीं है, तो इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे इसके अंदर इस रिलेशन के अंदर कभी भी नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पर बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिलेशन में x एलिमेंट भी A के अंदर है और दूसरा एलिमेंट y भी A के अंदर ही होगा, अर्थात 1 से लेकर के 15 तक का ही मेरा x भी होगा और 1 से लेकर के 15 तक का ही क्या होगा y भी होगा, इनके अलावा x और y की वैल्यू संभव नहीं है। ठीक, तो ये मेरा क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया, क्लियर। अब मैं कहूं इस रिलेशन का प्रांत क्या होगा। प्रांत हमने क्या कहा था, इस क्रमित युग्म में आने वाले सभी पहले x अवयव,
अब देखिए जो क्रमित युग्म बना है इनके सभी पहले x अवयव लीजिए, अर्थात सारे के सारे पहले अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये मेरा क्या हो गया, इस संबंध R का क्या हो गया, प्रांत हो गया। ठीक, दूसरा इसका आते हैं परिसर, जिसको हम क्या कहते हैं, रेंज। रेंज क्या होगा, क्रमित युग्म के सारे दूसरे अवयव। अब दूसरे अवयव देखिए 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। तो ये मेरे क्या हो गए, इसके परिसर हो गए। अब अगर मैं इसका सहप्रांत निकालना चाहूं तो सहप्रांत क्या होंगे। अब रिलेशन बन किससे रहा है, रिलेशन की मैपिंग क्या है पहले देखते हैं। रिलेशन मैपिंग ए टू ए है ना, अर्थात रिलेशन की दिशा क्या है, ए से ए में एक बनने वाला संबंध है, अर्थात पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी ए है। तो सहप्रांत क्या होगा, ये जो सेट ए है ये, क्योंकि यहाँ पर बी होता था ना, एक जब ए से बी में बनता था तो जो सेट बी होता था वो सहप्रांत होता था। अब यहाँ पर बी का काम कौन कर रहा है, सेट ए ही कर रहा है। तो इसलिए सहप्रांत क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा सेट ए मेरा क्या हो जाएगा, इसका सहप्रांत हो जाएगा। क्लियर। तो बहुत आसान सा ये टॉपिक हो गया। अब ये तो मेरा रिलेशन बन गया। अब आइए इसको एक बार तीर आरेख से बनाते हैं कि इसको अगर हम तीर आरेख या जिसको हम कहते हैं वेन आरेख, तो वेन आरेख में इस रिलेशन को हम कैसे दिखाएंगे। ये देखिए ये क्या हो गया, सेट ए हो गया, ये सेट क्या हो गया, बी हो गया। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़े से और आएंगे अभी, हाँ, 10 11 12 13 14 और यहाँ क्या हो गया 15। ये पूरे के पूरे एलिमेंट किसके हो गए, सेट ए के हो गए। ठीक हो गया। ये सारे के सारे एलिमेंट 1 to 15 किसके हो गए, सेट ए के हो गए। अब सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे, ऐसे बनाना पड़ेगा लंबा सा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड दैट इज 15। अब देखिए रिलेशन में एक का संबंध किससे है, 11 से। एक का संबंध किससे बन गया, 11 से बन गया। ठीक, दो का संबंध किससे है, 10 से, ये देखिए तीर आरेख। 3 का संबंध 9 से, ये 4 का संबंध 8 से, देखते रहिए उधर, है ना। 5 का संबंध किससे है, 7 से, ये आ गया। 6 का संबंध 6 से, 7 का संबंध 5 से, ये 8 का संबंध 4 से, 9 का संबंध किससे है, 3 से, ये चले गया। 10 का संबंध किससे है, 2 से, ये चले गया। 11 का संबंध किससे है, 1 से है। ये हमारा क्या बन गया, इसका तीर आरेख बन गया। ठीक है, अर्थात ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, कोई बात नहीं, इसको आप सीधा कर लोगे, समझ तो गए होगे ना। ठीक, तो 10 का संबंध हमारा किससे था, 2 से था, ये 2 था ना, ये क्लियर है। तो यहाँ पर सेट ए के अवयवों का बी के अवयवों से क्या हो गया, एक जुड़ाव हो गया। तो इसका मतलब 1,11 2,10 3,9 4,8 5,7 6,6 7,5 8,4 9,3 10,2 11,1। तो ये इसका क्या बन गया, एक तीर आरेख बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, वेन आरेख कहते हैं। ठीक है, तो संबंध होता क्या है, ये आपने जाना। संबंध होता क्या है कि कोई भी हमको सेट दिए होंगे ए से बी में, अगर संबंध ए से बी में है तो रिलेशन हमेशा क्या होगा, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। अगर संबंध ए से ए में होगा, ए से ए में होगा तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए होगा। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो दिए हुए सेट होंगे उनके जो कार्तीय गुणनफल होगा उनका एक विशेष प्रकार का बनने वाला एक समुच्चय होगा, जिनमें दोनों एलिमेंट एक दूसरे से किसी एक निश्चित परिभाषा के द्वारा जुड़े होंगे। अर्थात जो रिलेशन होगा वो क्रमित युग्मों के द्वारा बनने वाला एक समुच्चय है नहीं। अब क्रमित युग्म आएंगे कहाँ से, कार्टेशियन प्रोडक्ट करके आएंगे। और क्रमित युग्म के जो दोनों एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से एक निश्चित परिभाषा के द्वारा क्या हुए होंगे, जुड़े होंगे।
होंगे ना, अर्थात x और y के मध्य कोई ना कोई क्या बनेगा, एक संबंध बनेगा। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग से देखना है। ठीक है।